जय हिंद दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं डे 15, ठीक है, जो 21 डेज़ टारगेट स्टार्ट किए थे। तो देखते हैं कितने लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। तो डे 15 स्टार्ट करते हैं और कल कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी है, ठीक है। कैसे ठीक करने की कोशिश की है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट जो ऐप हमने लॉन्च किया है, देखो उसका नाम सिद्धम कैसे रखा गया उसको बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ना कि सर हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन सिद्ध नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो कोशिश यही है कि आप जो एफ़र्ट डाल रहे हो उसकी सिद्धि, मतलब उसमें आपको लक्ष्य प्राप्त हो, है ना। सिद्ध पढ़ना चाहिए, चाहे छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते हैं कुछ सिद्ध नहीं पढ़ाते करके। तो वही चीज़ है कि आप लोग जो एफ़र्ट डालें वो उसमें आपको सफलता मिले, तो इसलिए उसको स्टार्ट किया था। और उसका मेजर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा जब हम लोग जो 30 टेस्ट करते हैं ना, 30 टेस्ट मतलब 30 क्वेश्चन जो करते हैं, जैसे आज मैं टॉपिक करूँगा उसके जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपको शाम को फ्री में अपलोड वो मिल जाएंगे और उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। इसलिए ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ चीज़ों को पेड रखा है, उसका कारण यही है कि उसको ऐप को क्या बोलते हैं मेंटेन करने के लिए बैकएंड की टीम को पैसा देना पड़ता है ना। तो वो चॉइस है, अगर आपको पेड वाला लेना है बेटर सर्विस के लिए जिसमें आप अपना परफॉर्मेंस मेज़र कर पाओ, और जैसे जनमन है इन सब को हम लोग उसमें आपको टेस्ट के लिए दे दिए रहेंगे, तो वो आप ले सकते हो। अगर आपको डेली फ्री टेस्ट करना है तो भी आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिद्धम PSC करें हैं तो उसको करिएगा आप। उससे आपको क्या होगा, 2-3 प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते थे। पहला तो ये था कि सर उसको एक ही बार अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो जो टेस्ट रहेगा उसको मैं 3 बार का ऑप्शन रहेगा। आज आपने टेस्ट दे दिया, अब लगता है आपको कि एक हफ्ते बाद फिर देना है तो फिर दे सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम के टाइम, है ना। तो मोटा मोटा जो आप लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम थे कि सर ये मिल नहीं रहा है टेस्ट, एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं तो कैसे करें, तो इन सब का सोल्यूशन है यही, है ना। एक और प्रॉब्लम जाता था कि मेरी अवेलेबिलिटी, जैसे मैं अवेलेबल नहीं रहा 7 बजे तो कैसे करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम जो टेलीग्राम बंद हो जाता है फिर कैसे करेंगे। तो उन सब का सॉल्यूशन रहेगा वो एप्लीकेशन, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन का एडवांटेज आपको लेना है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। आप उसमें जाइएगा प्ले स्टोर में और आप डालिएगा सिद्धम PSC एकेडमी, ठीक है। एक बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्या मैं उस ऐप के माध्यम से आपके किस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा था और कैसे मैं अपने जीवन को थोड़ा आसान करना चाह रहा था। क्योंकि आप लोग की बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, सर ये डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, ये PDF कहाँ मिलेगा, जिसका आंसर कर पाना हर बार प्रॉब्लमेटिक है। हर दिन नया स्टूडेंट जुड़ता है और उसको जिज्ञासा होती है ये PDF मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस टेलीग्राम में आप उस ऐप में एक जगह डाल देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ है, यू कैन यूज़ इट, है ना। चलिए ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एंशिएंट से शुरू किया था, पाषाण काल से, है ना। पाषाण काल के बाद क्या हुआ आपका, वैदिक काल, हड़प्पा, वैदिक, है ना, मौर्यन, गुप्त और चोला। उसके बाद फिर मध्यकालीन में आ गए, फिर क्या हुए, कुछ मुग़ल रूलर आए यहाँ पे, सल्तनत पीरियड चला, फिर विजयनगर एम्पायर दक्षिण में, उत्तर में आपका फिर से मुग़ल का राज आया, ठीक है। अब ये मुग़ल जब डिक्लाइन होने लग गए ना, तब फिर क्या हुआ, फिर आते हैं यूरोपियन कंपनी का आगमन, है ना। जो यूरोपीय कंपनी थी उनकी एंट्री होती है, तो यहाँ से होता है आपका मॉडर्न इंडिया का स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डे 15 है और मैंने आपको बताया था कि इसको ना थोड़ा सा मैंने आपको शेड्यूल भेजा था 1 वीक में करेंगे करके, ठीक है। लेकिन 1 वीक में करेंगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत जल्दी मतलब छूट जाएगा। ये आपके वनडे एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। इसलिए अगर अच्छे से कर रहे हैं, मतलब करना ही है तो अच्छे से करते हैं, ठीक है, ताकि आप मेंस के आंसर भी लिख पाओ, प्रीलिम्स का भी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन बनना चाहिए, दैट इज़ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। कोर्स कराना इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, एक हफ्ते में तो पॉसिबल नहीं था, इसको 7, 8 या 9 दिन चलाएँगे, और बाकी जो छत्तीसगढ़ वाला है 9 या 10 दिन चलाएंगे, और इंडिया वाले को, और CG वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको 4 से 5 दिन, ठीक है। तो इस टाइप से करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूरोपियन कंपनी अंधकार युग से के बाद बनी व्यापारिक कंपनी। आपको पता ही है कि जो 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक काफ़ी अंधकार का युग कहा जाता है यूरोप में, है ना, जहाँ पे सुपरस्टिशन और जन्मे, है ना। चर्च में भी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन था, बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था, उसको अंधकार का युग बोलते हैं। फिर पुनर्जागरण का युग शुरू होता है 15वीं शताब्दी में, जो आप फिलॉसफी में भी पढ़ते हो कि बहुत सारे दार्शनिक आते हैं, उन्होंने अपने दार्शनिक विचारधारा से नई दिशा दी, है ना। तो जो अंधकार युग के बाद जो व्यापारिक कंपनियां स्टार्ट हुई ना यूरोप में, उनका मुख्य उद्देश्य तो था व्यापार से लाभ लेना, बाद में, और दूसरा था राजनीतिक नियंत्रण फैलाना अपना, है ना, अपना कंट्रोल। कोई भी वेस्टर्न साइड में फैलाना चाहता था, कोई ईस्टर्न साइड में फैलाना चाहता था, तो ये सब चीज़ें स्टार्ट करी।
तो भारत में फिर कुछ कंपनियाँ आई है ना, तो उनमें से कौन सी आई हैं? पुर्तगालीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीस। तो ये उनका वो है फ्लो है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। प्लीज़, इसका एक्चुअली शॉर्टकट है प्लीज़ डोंट बी डम फ्रेंड, ऐसा कुछ था, है ना, तो उससे याद कर सकते हो। तो प्लीज़ का मतलब पुर्तगीज़ हो गया, डच हो गया, ब्रिटिश हो गया। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से इनके जो आगमन टाइम है ना, उसके हिसाब से आपको सिंक्रोनाइज़ करना है, ठीक है। प्लीज़ डोंट बी डम माई फ्रेंड, इस टाइप का आप याद कर लो। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल लगभग 200 साल चला। मतलब भारत में आप देखोगे तो ये लगभग 1700 से, मतलब जो प्लासी का युद्ध था ऐसा था, और ये 1947 तक चलता रहा, है ना। तो यहाँ पे इनका 200 साल तक का इनका शासन रहा था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे यूरोपियन कंपनी की आगमन हुआ। और ये टेबल आप याद करिएगा ना। सबसे पहले तो दो चीज़ें पूछती हैं कि किनका आगमन पहले हुआ, ठीक है, और दूसरा था पहली फैक्ट्री किसने स्टार्ट करी भारत में, ठीक है। तो आप देखोगे ये तो स्थापना हो गया। तो स्थापना का मतलब ये नहीं हुआ कि ये क्या बोलते हैं भारत में आए हैं, ठीक है। भारत में तो आए कौन थे? पुर्तगालीज, डच, है ना, और फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीस। लेकिन इनका स्थापना हो गया था वहाँ पे, है ना। जैसे कि ये पूछ सकता है आपको पहला किसका हुआ, तो पुर्तगीज़ का हुआ था 1498 में, अंग्रेज का हुआ था 1600 में, डच का हुआ था 1602 में। अगर जैसे मैंने इसको जूम आउट किया है ना, तो हो सकता है दिखने में प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कर सकते हो, सेटिंग में जाके अपना जो ब्राइटनेस है वो बढ़ा दीजिएगा, मतलब है ना 720 कर सकते हो। तो उसके बाद क्या है, डच आ गया 1602 में, डेनिश आया 1616 में, मतलब स्थापना हुई। और फ्रांसिस की जो स्थापना हुई थी सब काफ़ी लेट में हुआ है, 1664 में, ठीक है। भारत में इनकी जो पहली फैक्ट्री स्टार्ट हुई ना, उसका डेट ये है। तो अब आप देखोगे कि डच जो है पहले ये 1602 में आए थे, बट इन्होंने पहली फैक्ट्री शुरू कर दी थी। अंग्रेज़ों का 1608 में, डेनिश का ये, तो ये पहली फैक्ट्री से उसको याद रखिएगा। और कौन थे उनके जो लीडर थे जो आए थे, तो आपको पुर्तगीज़ का तो एकदम मुँह ज़बानी याद होगा, वास्को डी गामा। आपका अंग्रेज़ों का भी याद होना चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आप लोग को मुग़ल पढ़ा रहा था, तो हॉकिंस आए थे पहले, है ना। तीसरा है आपका डच का, ये आए थे हाउटमैन। डेनिश में किसी पर्सन का ऐसे मेंशन नहीं है। फ्रांसिस में आए थे कोलबर्ट, ठीक है। तो ये टेबल याद रखिएगा, ये इससे बन सकता है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का, ठीक है। और इससे भी आ सकता है कि कब इन्होंने पहली फैक्ट्री स्टार्ट करी, ठीक है। तो नोट करिए, कंपनियों की स्थापना उनके देश में हुई, भारत में आगमन का क्रम अलग था। वही चीज़ जो मैं आपको बताया कि आप बोलेंगे कि सर ये भारत में तो आपने बोला है कि पुर्तगीज़ के बाद डच आया है करके, तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनकी स्थापना तो हो चुकी थी ना वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पुर्तगीज़ कंपनी का आगमन कैसे हुआ था, इससे क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, 2022 में आया था, है ना। तो वास्को डी गामा पहले यूरोपीय थे। कब आए थे ये? 1498 में आए थे, कलिकट पहुँचे थे, केरल साइड, है ना। और इनको कौन लेके आया था? एक गुजराती था जिसका नाम था अब्दुल, 2 मिनट रहिए, इसको जो लेके आया था वो था अब्दुल मनिक, ठीक है। कहाँ गया? मानिक, अब्दुल मानिक लेके आया था 90 दिन की यात्रा करवाते हुए, ठीक है। उस टाइम कालीकट या फिर जो केरल है उसका शासक था जमोरिन, है ना। और उस टाइम भारत में जो शासन कर रहा था, दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो सिकंदर लोधी था। ये सारे जो एक एक लाइन है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं एक बार बोल रहा हूँ आप सुन रहे होगे, तो वहाँ पे ऑप्शन देख के आपको याद हो जाएगा। एंड दैट इज़ द ओनली पर्पज़ जब मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ, अदरवाइज़ आपके पास किताब थी, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उत्तर भारत में जो था शासक था सिकंदर लोधी, ठीक है। जैसे आपका ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है। तो ये वो यहाँ पे आया, है ना। कैसे आया था? वो यूरोप से ऐसे निकला, ठीक है, फिर केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए यहाँ पे पहुँचा था, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका वो है साउथ अफ्रीका, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्रॉस करते हुए ऐसे आया था। तो यहाँ पे जो था ना जमोरिन था, ठीक है। और आपके दिल्ली सल्तनत में कौन था? सिकंदर लोधी, ठीक है। तो ये प्रश्न एक बनता है। उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया, कुछ मसाले लेके अपने यूरोप चला गया और वहाँ पे उनको बेचा, तो उसको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो वहाँ के लोगों की नज़रें चमकी कि भाई ये तो कुछ बढ़िया ही हो गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो बाकी पुर्तगीज़ थे वो अट्रैक्ट हुए कि भाई भारत में तो अच्छा खासा व्यापार बसाया जा सकता है, ठीक है। तो 1500 में कौन आया? पेट्रो अल्वारेस कैब्रल करके आया, जो द्वितीय यूरोपीय यात्री था, ठीक है। वास्को डी गामा के बारे में 1502 में फिर से भारत आया था। पहले तो आया था 1498 में, 1502 में
पुनः भारत आया था। अब आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है बट इनसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो 2022 का प्रश्न है, उसको देखिएगा, वहाँ पे मिलेगा आपको कि वास्को डी गामा 1502 में और भारत आया था। तो अगर आपको पता है तो आप बोलोगे हाँ भाई स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो ये जो दूसरा यूरोपीय आया था वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, जो कि 1500 में आया था। वास्को डी गामा फिर से आया था 1502 में, ठीक है। चलो अब आते हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुर्तगीज़ आ तो गए बट क्या यहाँ पे उन्होंने अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करी, तो वो एक अगला टॉपिक है। तो देखिए पहला फैक्ट्री इन्होंने स्टार्ट किया था कैलीकट में, है ना, जो जम्बोरिन ने बाद में बंद करवा दिया कि भाई तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, किलेबंदी करना चाहते हो क्या। तो कैलीकट में स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में जम्बोरिन को लगा कि भाई ये लोग ना व्यापार में अपना एकाधिकार बढ़ा रहे हैं, अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, तो मेरे राजकाज को रिस्क है। तो उसने क्या किया, बंद करवा दिया। प्रथम सफल फैक्ट्री जो थी वो कोचीन में स्टार्ट करी 1503 में, जो काली मिर्च का एकाधिकार हेतु बनाया गया था, मतलब इनमें इनका मोनोपोली हो गया, ठीक है। दूसरा फैक्ट्री कहाँ पे था, कन्नूर में 1505 में। फैक्ट्री नियंत्रण हेतु पुर्तगालीज गवर्नर भेजे गए। अब यहाँ से क्या होता है ना, ये लोग ना केवल व्यापार करने लग गए बट व्यापार को सफल बनाने के लिए गवर्नर भी भेजने लग गए, ठीक है। तो गवर्नर पे एक क्वेश्चन आता है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये गवर्नर से क्वेश्चन बनता रहेगा, ठीक है। तो उन गवर्नर के बारे में जो 3 या 4 गवर्नर हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, थोड़े फैक्ट्स याद रख लेने हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री नियंत्रण हेतु पुर्तगालीज गवर्नर भेजे गए और साथ में ही ना ये पोप अलेक्जेंडर था आपका 6th ने 1453 में पूर्वी व्यापार का आज्ञा पत्र प्रदान किया था। मतलब इनको आज्ञा दिया था कि भाई जाओ तुम लोग वहाँ पे व्यापार कर सकते हो इंडिया में, तो वो तो ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, जो हम लोग मैंने बताया गवर्नर रूल, गवर्नर क्यों दिए गए, ताकि वहाँ पे जो इनका व्यापार था उसको एक संगठित तरीके से चलाया जा सके, ठीक है। तो भारत में पहला पुर्तगीज़ गवर्नर था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। और इनके बारे में ना आपको जब लिखना है, शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम क्या लिखोगे, आप लिख देना ये इसका नाम है, फिर पॉइंट बस लिखना है ना, लंबी कहानी नहीं लिखिएगा। फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, गवर्नर इतना लिख दिए। सेकंड क्या है आपका, इन्होंने क्या किया था, टर्की, गुजरात, मिस्र की सेना को पराजित कर दीव पे अधिकार। तो यहाँ पे दीव पे अधिकार है ना, शॉर्ट में लिखते जाइए क्योंकि यही पूछा जाता है, दीव पे अधिकार क्यों किया था। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये गुजरात, मिस्र, इनको आपको क्यों हराया, क्योंकि जब ये पुर्तगीज़ लोग मसाले पे व्यापार करने लग गए ना, तो ये जो मिस्र के लोग हैं, इजिप्ट के लोग हैं, टर्की के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, उनको लगा कि भाई हमारे जो व्यापार है वहाँ पे रिस्क है। गुजरात में भी इनका जो है आधिपत्य बढ़ने लग गया था, तो इसलिए वहाँ के जो रूलर थे, वहाँ के जो सेना थे, उन लोग को इन्होंने हराया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब शांत जल की नीति इन्होंने अपनाई थी। कहने का मतलब ये था कि इन्होंने वो जो समुद्री तट है ना, वहाँ पे व्यापार को एक शांतिमय तरीके से कैसे चला सकें, इसके लिए पॉलिसी दी थी, ठीक है। तो वो आप याद रखेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी थी, है ना। तो ये था कि और ये पॉलिसी क्या बोलता है, ये पॉलिसी बताता है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इंडियन ओशन पे, ठीक है। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक मतलब अपना एकाधिकार तो चलाना, बट साथ में यहाँ पे मजबूती के साथ अपना आधिपत्य, कंट्रोल भी स्थापित करना था, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी है, उसको याद रखिएगा कि इसके जनक जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। किसने द्वीप पे कंट्रोल किया था, वो थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पहले गवर्नर भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। और इनका उद्देश्य क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी का हिंद महासागर पे इनका नियंत्रण करना, इंडियन ओशन पे, ठीक है। तो ये है अल्मीडा का शॉर्टकट फॉर एक्वा, है ना, अल्मीडा ऐसे है, तो एक्वा मतलब वाटर, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने चलाया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे गवर्नर पे, जिनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क, है ना। तो इन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये याद रखिएगा कि ये दूसरे पुर्तगालीज गवर्नर हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोल सकता है, इनका नाम देखिए कि ये पहले संस्थापक थे, बट ये पहले नहीं थे, सेकंड थे, ठीक है। बट इनको क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। इन्होंने जो फाउंडेशन दिया ना वो मजबूत रहा और आगे इन्हीं के पॉलिसी के चलते ही पुर्तगालीज जो सत्ता थी यहाँ पे काबिज रही, ठीक है। तो 1510 में जब इन्होंने क्या किया, जो बीजापुर के वो थे शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा को प्राप्त किया, ठीक है। और वहाँ पे क्या किया, गोवा में अपना आधिपत्य स्थापित करा, ठीक है। तीसरा है होर्मुज और मलक्का का अधिकार, जो आपने देखा ना अभी, जो वो ट्रेड था जहाँ पे ईरान वार हो रहा था तो अधिकार हो गया था। तो 1511 में इन दोनों
एक हॉर्मुज का वो है स्ट्रेट है, और एक मलक्का का। मलक्का कहाँ पे है? इस साइड आपके साउथ ईस्ट एशिया साइड है। आप मैप में देखना, वहाँ पे आपको दिखेगा। तो मलक्का, इन दोनों पे ही आप इन्होंने क्या किया? अधिकार कर लिया। अब ये जो दोनों ही ट्रेड रूट थे, अगर उन पे अधिकार कर लिया तो क्या हुआ? इनका अधिपत्य हो गया, क्योंकि जो भी शिप है उनको यहीं से तो पास करना पड़ेगा, चाहे वो मसाले का व्यापार करें चाहे सिल्क का व्यापार करें। तो इन दोनों पे ही इनका अधिकार हो गया। फिर आते हैं सेना में भारतीयों की भर्ती की जो पॉलिसी थी इन्होंने लाई, और भारतीय महिला हैं उनसे शादियों का भी इन्होंने प्रमोट किया। तो अल्टीमेटली ये क्या करने लग गए हैं कि कैसे भारत में जो ये पुर्तगीज़ हैं उनका आधिपत्य बढ़ाया जाए, ये पॉलिसी इन्होंने लाई है ना। तो ये दोनों चीज़ याद रखिए, भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में वो करना, भर्ती कराना, पहला फैक्ट, और दूसरा भारतीय महिलाओं से जो शादी के लिए प्रोत्साहन करना, इन्होंने ही ये दोनों पॉलिसी लाई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और अल्मीरा की ब्लू वाटर पॉलिसी बंद करवा दी। इन्होंने क्या किया? मतलब अब एकाधिकार बंद करो, मतलब उससे क्या था, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये जा रहा था कि बाकी लोगों को पंगा हो रहा था। अभी इन्होंने क्या किया? इन दोनों पे ट्रेड रूट चालू कर दिया। तो ठीक है, ये लोग कुछ क्या करेंगे, ट्रेड पे कंट्रोल होगा, बट ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इन्होंने बंद करवा दी थी। ठीक है। और ये जो कृष्णदेवराय थे, आपने देखा है कृष्णदेवराय का 1508 से लेके 1528 के आसपास तक राज था, 20 साल तक। उस टाइम ये आए थे, तो उनके साथ उनका फ्रेंडली रिलेशन था। ठीक है। तो आप याद रखेंगे अल्फांसो अल्बुकर्क के बारे में कि वास्तविक संस्थापक थे, और इन्होंने भारतीयों को सेना में भर्ती करवाया, और महिलाओं का इंडियन वुमेन के साथ जो पुर्तगीज़ था उनकी मैरिज को बढ़ावा दिया। ठीक है। इसलिए आप देखोगे जो गोवा है वहाँ पे थोड़े अभी भी मिलेंगे आपको पुर्तगीज़ ओरिजिन के लोग। ठीक है। कृष्णदेव के साथ इनका अच्छा रिलेशन था। ठीक है। तो अच्छा याद रखिएगा। हमने इवन जो विजयनगर एम्पायर पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि ये लोग क्या करते थे, एक्सक्लूसिवली विजयनगर एम्पायर को घोड़े प्रोवाइड करते थे, है ना। उसके बाद आते हैं, तीसरा है आपका नीनो डी कुन्हा, है ना, जो आपके बहुत फेमस हैं, बट ये बहुत लेट से आए, 1529 से लेके 1538 तक। इनका कार्यकाल याद रखिएगा। इनका कार्यकाल था, पहले वाले का कितना था, 1505 से लेके 1509, दूसरे 1509 से 1515, 1529 से लेके 1538 तक काम किया नीनो डी कुन्हा ने, है ना। तो इनकी क्या चीज़ है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन या फिर फैक्ट याद आता है कि इन्होंने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित करी थी। इसको याद रखिएगा। इन्होंने कुछ बस्तियां या फिर सेटलमेंट डाले, जिनमें से एक था सेंट थोम, ठीक है, जिसको बोलना चाहिए सेंट थोम, दीव में और बेसिन में और हुगली में। ठीक है। हुगली कहाँ पे है? बंगाल साइड में। ठीक है। तो बसेन है, ये हो गया सेंट, एक्चुअली सेंट थोम होना चाहिए ना। ठीक है। तो मद्रास के आसपास, बाद में सेंटोमा लिखा है, बट बाद में वो सेंट थोम कहलाने लग गया। गुजरात के बहादुर शाह को पराजित किया, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और उनको हराने के बाद ही ये कैप्चर किया था किसको? बेसिन है और डीव को। ठीक है। उसके बाद कार्टेज पद्धति मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी जहाज़ गुजरेंगे उनको लाइसेंस लेना जरूरी था। लाइसेंस फ़ीस नहीं होता है उस टाइप का, जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे कुछ फ़ीस लेता है कोर्स के लिए, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, कार्टेज पद्धति स्टार्ट करी कि अगर आपको हिंद महासागर में आपको ट्रेड करना है तो आपको ये लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और अकबर को भी कार्टेज मतलब ये लेना पड़ा था, लाइसेंस लेना पड़ा था। इसलिए कुछ विवाद भी हुआ था उस टाइम अकबर के टाइम में। ठीक है। लेकिन आप याद करेंगे कि नीनो डी कुन्हा ने दो इंपॉर्टेंट चीज़, कोचीन से अपनी राजधानी को गोवा स्थानांतरित किया था, कुछ जो सेटलमेंट थे वहाँ पे कब्जा किया, जैसे दीव हो गया, बेसिन हो गया, हुगली हो गया, गुजरात के बहादुर शाह को हराया था, और इन्होंने कार्टेज पद्धति स्थापित की थी। ठीक है। तो ये जो 3-4 फैक्ट है ना, आपको याद रखना है, क्योंकि पूरा मिक्सअप हो जाएगा जब आप पढ़ोगे ना, लेकिन 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अल्फांसो ने क्या किया था, इनका था ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया था, भारतीयों को सेना में भर्ती किया, इंडियन वुमेन के साथ मैरिज को बढ़ावा दिया, है ना, ये सब चीज़ें हैं। और ये ठीक है। अब आते हैं इनका पुर्तगीज़ तो करे, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन क्या है भारत में, क्योंकि ये प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, कि भाई पुर्तगीज़ आए तो क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो पहला था मसाला के जो व्यापार है उसको एक नई दिशा दी, है ना, जो काली मिर्च की निर्यात को बढ़ावा दिया। यहाँ भारत में आधुनिक जहाज निर्माण है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इनकी देन है। भारत में तंबाकू, टमाटर, आम, अनानास, पपीता, काजू, आलू, ये सब लाने का श्रेय भी इनको ही जाता है।
गोथिक स्थापत्य कला है ना, जो था एक टाइप का चर्च बनाने की जो कला है, स्थापत्य है, उसको बढ़ावा दिया। गोवा दमन द्वीप को इनका शासन जो था ना भारत की आज़ादी के बाद भी चलता रहा। तो कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है गोवा दमन द्वीप, वहाँ पे 1961 तक इनका शासन चलता रहा। और इनका जो गवर्नर था अल्फांसो डिसूजा के साथ एक फ्रांसिस्को जेवियर आए थे भारत में, ठीक है। मैं जब पढ़ता था ना पहले मुझे लगता था यार ये क्या क्या फैक्ट दे दिया, इसको क्या पढ़ना है करके, बट बाद में मैंने देखा ये सब चीज़ें यूपीएससी में ही पूछने लग गया। ये 2021 या फिर 22 में आया था प्रीलिम्स में, है ना। तो ये जो थे इनकी डेथ भले थी चाइना में हुई थी, बट इनका जो स्मारक या फिर ताबूत जो बना है वो अभी भी गोवा में बना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखोगे। अब पुर्तगीज़ जो थे उनका पतन क्यों हो गया, तो पहला तो ये था कि धार्मिक असहिष्णु थे, है ना, और ईसाईकरण के प्रयास में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। पुर्तगीज़ राजा का अत्यधिक नियंत्रण, इनका जो कंपनी था ना वो इसलिए डिक्लाइन हुआ क्योंकि इनको राजा के हिसाब से चलना पड़ता था। बाद में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि वो एक कंपनी की तरह काम करती थी, है ना, उनके ऊपर राजा का ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, ठीक है। और तीसरा है आपका गुप्त व्यापार, डकैती और लूटमार की नीति, जो बाद में इनके लिए घातक साबित हुई। और इन्होंने डचों से कोची छीनी, है ना, बम्बई अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया। बहुत जो इम्पोर्टेंट सेक्टर था वो दहेज में दे दिया। जो इनकी रानी थी उनकी शादी हुई थी बाद में देखेंगे हम लोग ब्रिटिश राजकुमार से, तो इन्होंने दहेज में दे दिया था किसको, बम्बई को। ब्राज़ील की खोज के बाद इनका जो फोकस था ना चीनी बनाने लग गए थे, तो इनका पूरा फोकस जो चला गया था आपके ब्राज़ील में, भारत में इनका इंटरेस्ट हट गया था। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते क्या हुआ, इनका डिक्लाइन हुआ। चलिए अब आते हैं डच के ऊपर। पहला तो हो गया पुर्तगीज़, अब डच का क्या था। तो डच को आप हालैंड भी देखते हो, आप जो क्रिकेट प्रेमी हैं जानते होंगे, ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन के आते हैं लोग, है ना, खेलते हैं क्रिकेट। तो 1596 में एक ये जो यात्री थे कार्नेलिस डी हाउटमैन वो आए थे, केप ऑफ गुड होप से होते हुए आए थे, सेम रूट जो आपने फॉलो किया। और 1602 में क्या हुआ, इनका कंपनी का नाम वीओसी है, जिसका नाम क्या हुआ, विरंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो इनका ईस्ट इंडिया कंपनी है, बट इनका नाम इस टाइप का था। डच संसद ने इनको चार्टर दिया कि भाई चाहो युद्ध संधि ये इलाके जीतने, किले बनाने का अधिकार इसको दिया कि भाई अपना एक्सपांशन भी तो करना है करके, क्योंकि उस टाइम यूरोप में क्या चल रहा था ना, सब अपना अपना विस्तार करना चाहते थे। तो डच संसद ने उनको चार्टर दिया। चार्टर मतलब क्या, आदेश, है ना, या फिर नियम दे दो, बोल दो। बाद में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से ये बनी, ठीक है। इनका व्यापारिक उपलब्धियाँ क्या है, तो भारत में जब ये आए ना तो पहली जो कंपनी इन्होंने बनाई मसूलीपट्टनम में बनाई, जो आंध्र साइड है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मुख्यालय क्या था इनका, नागापट्टनम था। भारत से मुख्यतः वस्त्र निर्यात करते थे। तो डचों को ये पहला क्रेडिट जाता है कि भारत से जो वस्त्र निर्यात करने का पहला क्रेडिट जाता है डचों को। उसके बाद दोस्तों इनका जो बस्तियां हैं ना उसको याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है पता है, इनकी 4-5 बस्तियों के नाम बताइए। तो पुलिकट है ना, ये आपके जो ये आंध्र प्रदेश साइड है ना, सूरत हो गया, कैलीकट हो गया, चिंसुरा है ना, कासिम बाज़ार है, बालासोर है, कोची है, इन सब के बारे में याद करिएगा। मोटा मोटा अगर आपका देखा जाए तो इनका जो आंध्र साइड है गुजरात में, ठीक है, आपका बालासोर तो आपका उड़ीसा साइड हो गया, उड़ीसा, बंगाल, है ना, इन सब में इनका अधिकार फैला हुआ था, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। कासिम बाज़ार में रेशम उद्योग जो था वो फेमस था, आपका वेस्ट बंगाल साइड। भारत में पहले वेतनभोगी औद्योगिक कर्मी, मतलब पहले ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी और उनको सैलरी दिया जाता था, ठीक है। तो ये फर्स्ट सैलरीड इंडस्ट्रियल वर्कर इन्हीं का है, तो उसको याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। संयुक्त पूंजी निवेश सर्वप्रथम डचों ने स्टार्ट किया, मतलब जॉइंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, है ना, जिसमें आपका क्या होगा, अपनी पूंजी निवेश करते थे और उससे व्यापार को बढ़ावा मिलता था। पुलिकट में क्या किया, पैगोडा सिक्के चलाए, स्वर्ण सिक्के चलाए, निर्मित करे थे इन्होंने, ठीक है। एक सेकंड, इंट्रोड्यूस पैगोडा क्वाइन गोल्ड पुलिकट में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनकी उपलब्धियां हैं। क्या क्या थी, पहला तो इन्होंने फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, उसके अलावा जो अपनी फैक्ट्री थी आपका कासिम बाज़ार, बालासोर, है ना, और कोची, कालीकट, सूरत, पुलिकट, इन सब में स्टार्ट किया। और जब भी आप इन सब चीज़ों को बनाओगे ना तो आप ऐसे कुछ मैप बना के बता देना, ठीक है। और ये कुछ सिक्के चलाएं। डचों ने के पतन क्यों हो गए, तो पहला कारण तो ये था कि इनका भी सरकार का जो था पूरा कंट्रोल था, तो आर्थिक स्वायत्तता नहीं थी, है ना। जो डच आए, ये जो आए थे
ब्रिटिश आए थे तो वो लोग फ्री थे, अपने हिसाब से ट्रेड करते थे, उनके ऊपर सरकार का लिमिटेड कंट्रोल था। बाद में आया, बाद में क्राउन रूल आ जाता है, बट जब वो एक्सपांशन कर रहे थे ना उस टाइम जो ब्रिटिश क्राउन था उसका उतना कंट्रोल नहीं था, है ना, एज अ कंपनी वो लोग रूल कर रहे थे। भ्रष्ट और अयोग्य अधिकारी एक दूसरा कारण है। तीसरा है अंग्रेज़ों की तुलना में इनका जो नौसेना था वह जो नेवी थी कमज़ोर थी, ठीक है। इंडोनेशिया पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित था। बाद में आप देखोगे कैसे जो बेदारा का युद्ध था उसमें अंग्रेज़ों ने जब इनको हराया, वेस्ट बंगाल में हुआ था ये, तो जैसे ही इनको अंग्रेज़ों ने हराया तो फिर बाद में इनका डिसीजन ही हुआ कि चलो भाई हमारा जो है हम ईस्ट जो ये है साउथ ईस्ट एशिया पे फोकस करते हैं, आप इंडिया पे फोकस करो। तो दोनों ने अपना अपना क्या किया, फोकस एरिया चेंज कर दिया। इंडोनेशिया पे इन्होंने फोकस किया, किन्होंने, डचों ने, और अंग्रेज़ों से जब हार गए तो फाइनली यहाँ से इनका पतन ही हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो याद रखिएगा कि क्या कारण था कि डचों का पतन हुआ। पहले क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रेंच के पतन की क्या कारण है, तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में कि डचों के पतन के कारण क्या है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रारंभिक कंपनी का नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्वेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ये सब कुछ नाम है। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल जल मार्ग से भारत आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री था। और 1600 में क्या हुआ था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का इनको एकाधिकार दिया कि जाओ भाई तुम ट्रेड कर लो। तो जेम्स प्रथम जो थे, मतलब जब इसके बाद एलिजाबेथ के बाद जेम्स प्रथम जब आए तो उन्होंने क्या बोला कि इसको अनिश्चित काल के लिए ट्रेड का अधिकार दे दिया। जैसे मैंने बताया ना कि पहले क्या था, बाकी जगह सरकार का अधिकार था इन ट्रेड पे, लेकिन देखो आपने ब्रिटिश क्यों बढ़े, क्योंकि इनको अनिश्चित काल के लिए दे दिया, जाओ भाई जो करना है करो, ट्रेड वेड करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ। तो इसके चलते ही 1608 में कौन आए, कैप्टन हॉकिंस आए और जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के में आए, है ना। तभी तो वो आपने देखा ना अंग्रेज खां ये सब की उपाधि दी थी इसको, है ना, तो याद होगा आपको इंग्लिश खां, तो यही चीज़ है। उसके आते हैं तो अब इनको दे तो दिया इन्होंने, क्या बोलना चाहिए, ब्रिटिश लोग आ तो गए। तो सबसे पहले जो थे कौन आए, हॉकिंस आए। कहाँ थे, जहांगीर के शासन में थे। लेकिन जो कारखाने लगाने की अनुमति ली किसने ली, सर टॉमस रो ने ली, है ना। आप ये मान के चलो कि जेम्स हॉकिंस ने थोड़ा बहुत अपना रेपो बनाया था, तो उसके चलते जहांगीर को ट्रस्ट हो गया अंग्रेज़ों पे। तो फिर जब दूसरा आया सर टॉमस रो, तो जहांगीर ने कारखाने लगाने की अनुमति दे दी। सूरत में क्या हुआ था, टॉम्स एल्थविथ के प्रयास से व्यापारिक कोठी स्टार्ट हुई, है ना। ये तो बस कारखाना था, कोठी जो है मतलब इनका जो एक्चुअल जो क्या बोलना चाहिए, फैक्ट्री बोलो, है ना। यहाँ पे तो क्या किया, एक टेम्पररी था जो, बट लेकिन जो परमानेंट हुआ वो आपका सूरत में हुआ, ठीक है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि जो यहाँ पे उनको अधिकार मिला, लेकिन व्यापारिक कोठी उन्होंने 1613 में बनाया था, ठीक है। तो मछलीपट्टनम में भी फैक्ट्री हुआ 1611 में। तो 1600, एक चीज़ याद रखिए, मछलीपट्टनम का जो है वो पहली फैक्ट्री है, ठीक है, दोनों का ही, डच का भी और आपके इनका भी, ठीक है। लेकिन व्यापारिक फैक्ट्री जो है सूरत में स्टार्ट हुआ। मुझे 1 मिनट दीजिए, कुछ हमारा गड़बड़ हो रहा है। 2 मिनट को। तो 1608 में एक फैक्ट्री तो स्टार्ट हो गई थी सूरत में, ठीक है। इसीलिए सूरत में पहली फैक्ट्री मानी जाती है किसका, ब्रिटिश का। और मसूलीपट्टनम में आपका सेकंड है, ठीक है। सूरत की जो फैक्ट्री उसको परमानेंट किया गया, व्यापारिक किया गया 1613 में, है ना। ट्रेडिंग फैक्ट्री बना दिया गया। तो सूरत में 1608 में किसके एफर्ट से आपका मतलब यहाँ पे आपको दे दिया था अनुमति। तो 1608 में तो इन्होंने फैक्ट्री खोल दी थी सूरत में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और मसूलीपट्टनम में 1611 में, ठीक है। और जो ये 1613 है ना, वो आपका एक ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टार्ट की थी, व्यापारिक कोठी, है ना, ट्रेड, जहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट किए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं एक बार फिर से इसको करता हूँ, अदरवाइज इट विल बी कन्फ्यूजिंग। यहाँ पे अनुमति मिल गई 1615 में, ठीक है, किससे, आपके जहांगीर से, ठीक है, कि आप जाओ भाई फैक्ट्री वैक्ट्री लगा सकते हो करके। तो 1608 में इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में, जैसा किताब में दिया है। और 1613 में जो था ये ट्रेडिंग फैक्ट्री बन गया। 1611 में मसूलीपट्टनम में। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पे बोलते हैं, सूरत में ही बोलते हैं। इवन जब आप देखोगे ना तो फ्रेंच का भी पहली फैक्ट्री सूरत में ही लगी थी, ठीक है। उसके अलावा जो बालासोर है और हरिहरपुर है, वहाँ पे पहला कारखाना लगा पूर्वी तट का। और ये तो क्या था, वेस्टर्न साइड में था, ये पूर्वी तट का पहला कारखाना लग गया।
और 1633 में क्या हुआ, गोलकोंडा सुल्तान ने 500 पैगोडा का बंदरगाह व्यापार एकाधिकार कर दिया, है ना। किसको? 1632 में गोलकोंडा सुल्तान से इन्होंने 500 रुपये टैक्स लिया, है ना। टैक्स पे आपका एकाधिकार कर लिया। मोनोपोली ओवर द पोर्ट ट्रेड फ्रॉम गोलकोंडा सुल्तान फॉर 500 पैगोडा एनुअली, मतलब 500 रुपये देके उन्होंने अपना बोला कि भाई अब हम लोग ही ट्रेड करेंगे इस पोर्ट से। उसके बाद 1639 में फ्रांसिस डे को मद्रास पट्टे पे मिला, सेंट फोर्ट जॉर्ज मिला, ये ज़रूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जो जॉब चॉर्नक था उसने कलकत्ता बसाया था, ठीक है। तो कलकत्ता जो भी वर्तमान में दिखता है ना, वो तीन शहरों का मिलन है, कैलीकट, गोविंदपुर और सुतनाटी, है ना। तो उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1698 में कलकत्ता की स्थापना हुई थी, किसने किया था? जॉब चार्नक ने, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ों के जो शासन है उसमें एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ था, वो था फ़र्रुखसियार का फरमान। तो इसमें क्या क्या हुआ था? फ़र्रुखसियार क्या था, उसको भयानक एक बीमारी थी, तो ब्रिटिश सर्जन था हैमिल्टन, तो उसने क्या किया, उसकी बीमारी को ठीक किया। तो फ़र्रुखसियार खुद खुश हो गया, तो उसने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों को 3 फरमान जारी किए और क्या बोला उनको कि समस्त व्यापार एवं सीमा शुल्क से मुक्ति दे दी, है ना। इसीलिए उसको बोलते हैं फ़र्रुखसियार का फरमान या फिर मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना। मतलब ब्रिटिश शासन का मैग्ना कार्टा, इससे ही इनको क्या हुआ, बढ़ावा मिला और यहीं से ही इनकी शुरुआत होती है। तो ये हैमिल्टन ने फ़र्रुखसियार की तबीयत को ठीक कर दिया। अब इसको अधिकार मिल गया कि सीमा शुल्क रहित ये व्यापार कर पाएंगे। कलकत्ता के 38 गांव खरीदने का भी अधिकार मिल गया, ठीक है। बम्बई में इन्होंने फिर क्या किए, सिक्के ढालने लग गए, है ना। मुग़ल साम्राज्य को चलाने की छूट मिल गई, है ना। बम्बई में ढाले सिक्के मुग़ल साम्राज्य में चलाने की छूट, मतलब जो इन्होंने सिक्के बनाए थे वो मुग़ल साम्राज्य में चलने भी लग गए, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन का मैग्ना कार्टा का बोलते हैं, है ना। इससे क्या हुआ, इनका जो ब्रिटिश लोग हैं उनका जो रूल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ये 3-4 फैक्ट आप याद रखिएगा। फ़र्रुखसियार ने क्या किया था, डिक्री दिया था, आदेश दिया था किसके, सूबेदार बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के लोगों को कि इनको भाई ड्यूटी फ्री काम करने दिया जाए। उसके अलावा 38 गांव दिए कलकत्ता के, और इन्होंने जो कॉइन मिंट किए थे कहाँ पे, आपके बॉम्बे में, वो सब भी ब्रिटिश रूल में चलने लग गए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद करेंगे। उसके बाद हम लोग डेनिस कंपनी को देख लेते हैं। तो ये कब आए थे, 1616 में आए थे, और इनका व्यापारिक केंद्र जो था ट्रैंकोबार था, या फिर जो तमिलनाडु है। इनका प्रमुख केंद्र था सेरमपुर। सेरमपुर कहाँ पे है पूछ देता है कई बार, आप याद रखेंगे, सेरमपुर है बंगाल में। और ये क्या किए, 1745 में देखा कि भाई अंग्रेज़ों से कंपटीशन चल रहा है और टिक नहीं पाएंगे, तो इन्होंने अंग्रेज़ों को अपनी कंपनी बेच दी और चले गए, ठीक है। तो एक शॉर्ट में है इनके बारे में इंट्रोडक्शन, ज़्यादा इन लोग कुछ कर नहीं पाए थे, ठीक है। बट आपका जो याद करना है उसमें तो याद रखिएगा, पहले पुर्तगीज़ आते थे, फिर डच आए थे, डोंट बी क्या था, फिर आते हैं डम्ब फ्रेंड, है ना, प्लीज़ डोंट बी डम माई फ्रेंड, है ना। तो ये हो गया, ये डेनिश और ये फिर फ्रेंच, ठीक है। तो डेनिश के बारे में यही इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि इनका प्रमुख जो केंद्र था वो था तमिलनाडु, और शेरमपुर में इनका केंद्र बना हुआ था। चलिए अब ये जो फ्रेंच लोग थे उनके बारे में आ जाते हैं, उनकी भी एंट्री करा देते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर को लगभग ख़त्म करेंगे। तो इनकी कंपनी का नाम था कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलिस, है ना। और लुईस 14 थे उसके टाइम में आए थे, तो उसके मंत्री था वो आया था, कौन था, कोलबर्ट, ठीक है। स्थापना इसके द्वारा की गई थी। इसकी विशेषता क्या है, सरकारी कंपनी थी ये, है ना, अन्य यूरोपीय कंपनी से थोड़ी सी भिन्न थी, और टोटल कंट्रोल था इसका गवर्नमेंट का इनकी कंपनी के ऊपर। भारत में ब्रिटिश आर्थिक स्रोतों की चुनौती इन्होंने शुरू किया, मतलब ब्रिटिश के साथ जो पंगा किया है सबसे ज़्यादा ना, आपने देखा होगा 3 कर्नाटिक वार होते हैं, तो इन्हीं के साथ होता है। तो फ्रेंच और ब्रिटिश का जो चैलेंज था यही था, और आखिरी मतलब ये भी आखिरी में जो सबसे ज़्यादा चुनौती थी इन्होंने ही दी थी। 1667 में ये फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में भारत आए, ठीक है। कंपनी को फॉर्म किया था इसने, कोलबर्ट ने, जो मंत्री था लुईस 14 का। और इनकी प्रथम फैक्ट्री जो थी, जैसे अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री थी ना 1608 में स्टार्ट हुआ था, इनका 1668 में शुरू हुआ था सूरत में, दूसरी भी मसूलीपट्टनम में। तो लगभग ये जो ब्रिटिश लोग चल रहे थे ना, वैसे ही इन्होंने भी अपना काम चलाना शुरू किया। और 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी पे कब्जा किया, है ना। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि
फ्रेंच से रिलेटेड हैं। पहले क्या याद रखेंगे, कौन ने स्टार्ट किया था कंपनी? कोलबर्ट ने। भारत में कौन आया? फ्रांसिस कैरो आया 1667 में, और पहली फैक्ट्री जस्ट नेक्स्ट ईयर 1668 में सूरत में स्टार्ट किया था। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बार बार पूछते हैं। इसके बाद जो इनका एक गवर्नर था ना, डुप्ले के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने कुछ गवर्नर पढ़े किसके, आपके पुर्तगीज़ के, बाकी लोग के ज़्यादा गवर्नर नहीं पढ़े। अंग्रेज़ों के गवर्नर तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ्रेंच का एक गवर्नर था डुप्ली, है ना, वो बहुत फेमस था। तो इन्होंने क्या किया, पौंडीचेरी के बाद इन्होंने मॉरिशस, मालाबार, माहे और कारिकल, ये तीनों तो इंडिया में हैं, इन पे इन्होंने क्या किया, कब्जा किया। ठीक है, पौंडीचेरी में इन्होंने सेंट फोर्ट लुई बनाया। ठीक है, फ्रांसीसी बस्ती का मुख्यालय था यहाँ पे। डुप्ले भारत में फ्रांसीसी का प्रभुत्व का श्रेय इनको ही जाता है। जैसे इनको होता क्या है, सेकंड कार्नाटिक युद्ध होता है ना, फिर इसको वापस ले लेते हैं, और वो बहुत बड़ी भूल होती है फ्रांसीसियों की, क्योंकि इसके बाद क्या है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, डुप्ले भारतीय राजाओं के बीच झगड़ों में हिस्सा लेकर भू क्षेत्र अर्जित करने वाला प्रथम व्यक्ति। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला व्यक्ति कौन है जो भारतीय राजाओं के युद्ध में हस्तक्षेप करके अपना भूमि अर्जित करता था? वो डुप्ले था। ठीक है, हम लोग कई बार देखते नहीं हैं कि भाई वो क्या बोलना चाहिए, आप बाद में देखते हो कि डलहौजी आया था या फिर ये सब नहीं, उसके पहले ये डुप्ले ने शुरू कर दिया था ये सब चीज़ें। इस नीति को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनाया बाद में, जो आपसी झगड़ों का मज़ा लेने वाला। ठीक है, और 1786 में डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा किया। डुप्ले को सहायक संधि का जनक कहा जाता है, ये मैं बोलना चाहता था, सॉरी। सहायक संधि का जो जनक है ना, वो इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा ना, ये आता है एक फैक्ट। भले अंग्रेजों ने उसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया, लेकिन जनक यही था। ठीक है, वैसे ही आपका जो डलहौजी ने यूज़ किया था, वो उसका जनक नहीं था, वो उसका ना एक्सटेंसिव यूज़ करने वाला था। वो आता है फैक्ट बार बार, है ना। हाँ, अगर नहीं दिया है तो आप उसको डाल दीजिए ऑप्शन, बट वो पहले से ही रूल फॉलो होते थे। तो 3 युद्ध शुरू हुए थे आंग्ल फ्रांसिस का। ठीक है, तो पहला क्या था, ये आपका प्रथम युद्ध, ये डेट याद रखिएगा, इससे पूछते हैं, 46 से 48, दूसरा है 1749 से 54, और तीसरा है 57 से 63। ठीक है, तो कारण ये था, ऑस्ट्रिया का एकाधिकार, जो वहाँ पे ऑस्ट्रिया है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया याद रखिएगा, यूरोप में है, वहाँ पे उत्तराधिकार, कौन उसका राजा बनेगा उसके ऊपर, है ना, ये दोनों का पंगा हुआ। दूसरा था हैदराबाद पे जो था कर्नाटक का युद्ध, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और तीसरा था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चला। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, क्योंकि अगला चैप्टर जो रहेगा वो एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश था। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हमने क्या किया, पहले लेक्चर में मैंने 5 का एंट्री करा दिया, ब्रिटिश का, डच का, पुर्तगीज़ का, डैनिश का, फ्रांसीस का। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे ये लोग अपना ये बढ़ाते हैं, अपना अधिकार, है ना, एकाधिकार बढ़ाते हैं, उस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी ख़त्म करते हैं। इंडियन हिस्ट्री के जो लेक्चर है ना, थोड़े बड़े बड़े होंगे, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।